Hello everyone, welcome back to the video, and in this video we will be continuing the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe, from where we have left. The aristocracy and the middle class. सोशली और पॉलिटिकली देखा जाए तो यूरोप में कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो बहुत अमीर थी, जो बहुत ज़्यादा लैंड जिनके अंडर था, उनको कहा जाता था एरिस्टोक्रेसी. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ. उनका एक जैसा रहन सहन था, रीजनल डिविजन्स एक जैसे थे, और जितने भी एस्टेट वो ओन करते थे कंट्री साइड पे, टाउन हाउसेस थे उनके पास, तो वो सब एक तरीके से पहचान था एरिस्टोक्रेट की. अब वो फ्रेंच बोलते थे पर्पसली, अपने आप को हाई सोसाइटी मानने के लिए. उनकी जो फैमिलीज थी, उनकी शादियां भी सेम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के साथ होती थी, जिससे वो पावरफुल बहुत हो गए थे. बट लेकिन उनका नंबर बहुत छोटा था, एक तरीके से कम संख्या में थे. To the west, the majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while the eastern and the central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estate which were cultivated by serfs. तो आप यूरोप में अगर देखेंगे तो वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में जितने भी फार्मर्स थे, वो छोटे छोटे फार्मर्स थे जो किराएदार के तरह खेती करते थे लैंड ओनर्स के नीचे. और जो ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट था यूरोप का, उसमें मोस्टली जितनी लैंड होल्डिंग्स थी इन एरिस्टोक्रेट्स की थी, और जो सर्फडम्स थे, इनके सर्फ्स से मतलब बॉन्डेड लेबर थे, वो काम करते थे इनके लैंड पे. ये जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन पार्ट था, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लग गया. इंग्लैंड में तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, बट फ्रांस में बहुत लेट आया, जर्मनी में बहुत लेट आया, 19th सेंचुरी तक आया. फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ, न्यू सोशल ग्रुप्स इवॉल्व हुए, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बढ़ी, और जो मिडिल क्लासेस थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, प्रोफेशनल्स बने. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी, और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इनका नंबर कम था. इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. और ये जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एक तरीके से अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर चुके थे, मिडिल क्लास पीपल बन चुके थे, दे वांटेड टू यूनिफाई द नेशन, दे वांटेड टू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी, एंड दे वांटेड टू अबॉलिश दिस एरिस्टोक्रेसी फ्रॉम द फेस ऑफ यूरोप. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर. यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है लिबरल और दूसरा है नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और कैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लॉट था, दे वांटेड टू अबॉलिश एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, और यू कैन से मोनार्की, एंड दे वांटेड देयर फ्रीडम. सो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म जो होता है, उस शब्द का मतलब है फ्री. तो जो न्यू मिडिल क्लास था वो एक तरीके से अपनी फ्रीडम चाहता था, बिफोर लॉ चाहता था. पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. क्लास में जैसे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, उसमें एक वर्ड है कंसेंट, अप्रूवल. तो गवर्नमेंट अप्रूवल से बनती है, वही चीज ये चाहते थे. Since the French Revolution, liberalism had stood the end of the aristocracy and clerical privileges, a constitution and representation government through parliament. अब आपने फर्स्ट चैप्टर में 9th में पढ़ा था that the national assembly was set up, and जो बर्बन डायनेस्टी के किंग थे उनको रूल छोड़ना पड़ा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी was set up. तो यही यहाँ पर एक आइडिया दिया फ्रांस ने पूरी यूरोप को, that liberalism, the freedom should be there. Yet equality before law did not necessarily stands for universal suffrage. अब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वो चाहते थे, उसका ये मतलब नहीं था कि उनको यूनिवर्सल सफरेज मिले. आपने फ्रांस में भी देखा, जहाँ पे पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करा गया लिबरल डेमोक्रेसी का, लेकिन राइट टू वोट उन्हें ही दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिन्हें हम एक्टिव सिटीजन्स बोलते थे. ठीक है. फिर नेपोलियनिक कोड आया, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज. नेपोलियनिक कोड जिसमें विमेन जो थी उनको माइनर एक तरीके से स्टेटस दिया गया, उनको पूरे राइट्स नहीं मिलते थे. थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी, विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स.
तो वो महिलाएं और वो जो लोग जिनको राइट टू वोट नहीं मिलता था, उन्होंने इस दौरान अपनी लड़ाई जारी रखी। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state-imposed restrictions on the movements of goods and capital. अब आपको मैंने पॉलिटिकली लिबरलिज्म तो समझा दिया, जब इसमें वोट मिले, इक्वल बिफोर लॉ हो लोग, लेकिन इकोनॉमिकली इसका क्या मतलब है? ट्रेड करने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी डिमांड थी दैट गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए, सब लोगों को फ्री मार्केट मिले ताकि वो ट्रेड कर सकें। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसको हम एक एग्जाम्पल के मतलब से समझते हैं। नेपोलियन जब पावर में आया तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे। He created out a countless small principles, a confederation of 39 states. तो उसने 39 states का एक confederation बनाया एक साथ। Each of those possessed its own currency. अब हर एक स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपने वेटिंग मेजर्स थे। मतलब एक जगह जो 1 किलोग्राम में आपके 10 एप्पल्स आते थे, तो 1 किलोग्राम दूसरी जगह 8 या 7 एप्पल्स आते थे। वेट डिफरेंस था एक तरीके से। फिर ऐसे ही अ मर्चेंट ट्रैवलिंग in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of about 5% at each of one of them. तो अगर एक ट्रेडर एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसको 11 बैरियर्स, टोल नाकों से गुजरना पड़ता था, जहां उसे हर टोल नाके पे 5% शेयर देना पड़ता था, जो कि बहुत बड़ा था। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजर्स ऑफ द गुड्स, और जितना वजन था उसके हिसाब से आपको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, एक क्लॉथ जो था उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी एल करके। तो एक एल जो था फ्रैंकफुट जो कि जर्मनी में है 54 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ था। मेन्स जो कि दूसरी जगह है 55.1 सेंटीमीटर था। न्यूरेमबर्ग दूसरी जगह है 65.6 था। तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती थी अगर एक जगह से दूसरी जगह कपड़ा जाए, उसके मेजरमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है। इन 1834 अ कस्टम्स यूनियंस और जोल्वेरन वर फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। पर्शिया जो एक किंगडम हुआ था, उन्होंने जोल्वेरन करके एक यूनियन बनाया था। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. तो इस ग्रुप ने क्या किया, इन्होंने जितनी भी करेंसीज चल रही थी 30 करेंसीज अलग अलग, जैसे करेंसीज फॉर एग्जांपल इंडिया की रुपीज़ है, यूएस डॉलर्स होते हैं, अमेरिकन डॉलर हैं जो, और चाइना में कुछ और चलता है, जापान में कुछ और चलता है, ऐसे करके 30 करेंसीज थी। उनको शॉट डाउन किया और सिर्फ 2 करेंसीज पर वो आके रुके। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रेलवेज further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. अब देखिए बहुत छोटी सी बात है कि ट्रेन से ट्रेड कनेक्ट किया, यूनिफॉर्म करेंसी बनाई, इससे क्या होता है? इससे कॉमन कल्चर आप जनरेट करते हैं। जो 39 स्टेट्स अलग अलग हुआ करते थे उनमें अब एक चीज़ कॉमन हो गई कि वहाँ पर पैसे एक जैसे काउंट होंगे। रेलवे सिस्टम से कनेक्टिविटी बढ़ी, एक इंसान दूसरी जगह जा सकता है। दैट इम्प्रूव द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन देम, एंड लिबरल नेशनलिज्म जो वर्ड है उसको ये एक्सप्लेन करता है ढंग से। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ कि कंजर्वेटिव रेजिम दोबारा से वापस आ गई। अब कंजर्वेटिज्म होता क्या है? ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है जो इम्पोर्टेंस देती है, स्ट्रेस करती है ट्रेडिशंस पे, इस्टेब्लिश करना चाहती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स जो पिछले ज़माने से चले आ रहे हैं। मोनार्की को इस्टेब्लिश करना और डेमोक्रेटिक राइट्स ना देना किसी को, ये कंजर्वेटिज्म का पार्ट मान के चल रहे थे। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, और जो यूरोपियन बाकी पावर्स थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था वो चाहते थे कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश करना। लाइक मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। मतलब चर्च क्या था? कैथलिक्स जो थे वो चर्च के रूल के अकॉर्डिंग चलते थे। सोशल हायरार्कीज का मतलब होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, एक अमीर इंसान का बेटा अमीर इंसान बनेगा और गरीब का गरीब रहेगा। ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिव
however, did not propose a return to the society of the pre-revolutionary days. They realized from the changes initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. अब उन्होंने क्या किया, नेपोलियन के द्वारा करे गए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को नहीं चेंज किया, वैसा ही रहने दिया, बट उन्होंने क्या किया, मोनार्की को एस्टैब्लिश करने के लिए उनका यूज किया. इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. A modern army, an efficient bureaucracy, and dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of the Europe. और नेपोलियन ने जो जो काम किए थे उन्हीं को एक तरीके से वेपन बनाकर वो मोनार्की को रीइंस्टेट करना चाहते थे. 1815 में यूरोपियन पावर्स जो थी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, उन्होंने नेपोलियन को कलेक्टिवली हराया था. वियना में मिले वो, ठीक है. वियना कहाँ पर है ये आपको खुद फाइंड आउट करना है. द कांग्रेस वॉज होस्टेड. कांग्रेस यहाँ पे शब्द यूज किया गया है, जब लोग एक साथ मिलकर बैठकर डिस्कशन करते हैं उसे कांग्रेस कहते हैं. द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच. ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच. द डेलीगेट्स ड्रू अप ट्रीटी ऑफ वियना, और ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई 1815 में. ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, व्हेन वॉज ट्रीटी ऑफ वियना साइंड, with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. नेपोलियन ने अपने में बहुत सारे जीता था, बहुत सारी टेरिटरी क्लेम करी थी, उन सबको अनडन करा. The Bourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution was restored to power. और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, तब बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था मोनार्की से, उसे दोबारा रीइंस्टेट करा गया. और a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. अब जो एक्स्ट्रा टेरिटरीज जो नेपोलियन ने एनेक्स करी थी वो क्या करी, उसका क्या हुआ. सो दिस वॉज हैपेंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेना 1815. फ्रांस जो था उसके बॉर्डर एक्सटेंड ना हो, इसलिए जो बाकी सुपर पावर्स थी उन्होंने नॉर्थ में नेदरलैंड्स को इस्टेब्लिश कर दिया, साउथ में जियोना को, वेस्ट में पर्शिया का कंट्रोल कर दिया, और जो ईस्टर्न पार्ट था, नॉर्दर्न इटली जो था, वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आ गया था. जो 39 स्टेट्स थे जर्मन के, उनको अनटच छोड़ दिया गया, बट ऑल द सिनेरियो वाज चेंज्ड आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेना. अब ये सब करने का मेन मोटिव क्या था. द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल ओवर द यूरोप. कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें किंग रूल करता है, एक इंसान रूल करता है. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता था, कोई भी कुछ गलत करता था तो उनको मार दिया जाता था. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल वट वॉज सेड इन द न्यूज़ पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. लिबर्टी और फ्रीडम को एकदम दबा दिया था. सारे न्यूज़पेपर्स, प्लेज उस समय होते थे, सब पे बैन लगा दिया था जो फ्रीडम की मांग करें. द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नन द लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स. लेकिन लिबरल्स अभी भी थे जो चाहते थे कि उनको दोबारा से फ्रीडम मिले. वंस ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस. अब जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो इसके खिलाफ थे. द रेवोल्यूशनरीज. अब रेवोल्यूशनरीज के बारे में हम पढ़ेंगे. 1850 के बाद जब ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई और बहुत सारा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरे यूरोप में छा गया, सीक्रेट सोसाइटीज स्पैंग अप इन द मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़. तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई. ऐसी सोसाइटीज़ जो सीक्रेट थी, अंडरग्राउंड मीटिंग्स होती थी इनकी, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है उनसे छुपकर होती थी, जहाँ पर ये डिसीजंस लेते थे कि कैसे हम इस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कम कर सकें. टू बी रेवोल्यूशनरी at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. इस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाना और फ्रीडम पानी वापस. इसमें एक इंडिविजुअल थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी गिसेप्पे मजीनी. इस पे क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So Mazzini was born in Genoa 1807. He became a member of secret society of the Carbonari. As a young man 24, he was sent into exile. Exile मतलब देश निकाला दे दिया था क्योंकि रेवोल्यूशन करा था उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी. यंग इटली इन मार्से, ये मार्सेलिस लिखा है, इसे मार्से पढ़ते हैं, एंड यंग यूरोप इन बर्न स्विट्ज़रलैंड में.
whose member were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. इन चारों स्टेट से उन्होंने यंग मैन इकट्ठा करे, उनको सीक्रेट सोसाइटी में इंक्लूड करा, एंड दे वांटेड to remove the monarchical system from the Europe. Mazzini believed the God had intended nations to be neutral, to be the natural units of mankind. So Italy could not continue to be patchwork of small states and kingdom. वो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे और एक देश बनाना चाहते थे. इटालियन लिबर्टी के लिए उन्होंने काम किया. Following his model, secret society was set up in Germany, France, Switzerland, Poland. इन सब जगह secret societies बनाई गई. और Mazzini relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. Conservatives थे, उनको Mazzini का ये monarchical form of government के खिलाफ young societies बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आया. Metternich described him the most dangerous enemy of our social order. Duke Metternich थे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना या फिर कांग्रेस वेना को होस्ट किया था. वो उन्होंने Mazzini के बारे में कहा था that he is the most dangerous enemy of our social order. So this is all for now, and in the next videos I'll be continuing this chapter. This chapter is very vast, so it will take 2 or 3 videos to complete. My advice to you is that read this chapter carefully, line by line. See you soon. Jai Hind.